नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात आगरा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। सुबह करीब 5:30 बजे मोबाइल की घंटी बजने पर सोनू की नींद खुल गई। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से आगरा के नगला कली में रहने वाले बड़े भाई नरेश की पत्नी परमिता की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। रात को तुम्हारे घर भैया आए थे? इस पर सोनू ने कहा, भाभी मेरे यहाँ तो नहीं आए, पापा के पास आए हो तो पूछकर बताता हूँ। तभी सोनू ने अपने पिता सुरेश चंद्र को फोन कर भाई नरेश के रात को आने के बारे में पूछा। सुरेश चंद्र ने मना करते हुए कहा, नरेश रात में यहाँ क्यों आएगा, वो यहाँ नहीं आया था। ये बात सोनू ने अपनी भाभी परमिता को बता दी कि भैया रात को पापा के यहाँ नहीं गए। इस पर परमिता ने सोनू को बताया, तुम्हारे भैया ने रात को 2 रोटी खाई। उन्होंने कहा कि सब्जी अच्छी बनाई है, 2 रोटी और सेक लो, तब तक मैं टहल कर आता हूँ। ये कहकर वो रात 10:30 बजे चले गए। सारी रात उनका इंतजार करती रही, पर लौटकर वो नहीं आए। रात में उनका मोबाइल भी नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, संजय ने भाभी को तसल्ली देते हुए कहा। भाभी परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं। सोनू ने ये बात पिता सुरेश चंद्र को बताई। इसके साथ ही भाई नरेश का मोबाइल नंबर मिलाया, लेकिन वो बंद मिला। ये बात 8 जून 2021 की है। रात से नरेश के घर नहीं लौटने की जानकारी होने पर घर के सभी लोग चिंतित हो गए। गोबर चौक निवासी सुरेश चंद्र अपनी पत्नी, बेटे सोनू व 2 पड़ोसियों को साथ लेकर वहां से 7 किलोमीटर दूर आगरा के नगला कली स्थित पुष्पांजलि होम्स, जहां नरेश किराए के घर पर रहता था, वहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर आसपास नरेश की तलाश शुरू कर दी। वे उसे काफी देर तक इधर उधर खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 8 जून की सुबह 7:30 बजे NRI सिटी के खाली प्लॉट से होकर निकल रहे लोगों ने वहां एक बोरी पड़ी देखी। बोरी पर खून लगा था और उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थी। बोरी में शव की आशंका होने पर किसी ने थाना ताजगंज पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बोरी को खुलवाया। बोरी खुलते ही उसमें से एक युवक का लहूलुहान शव निकला। शव देखते ही सभी के होश उड़ गए। युवक की उम्र 30-35 साल की रही होगी। शव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर दूसरी बोरी पड़ी थी। उसमें खून से सनी चादर, तकिया व अन्य कपड़े मिले। शव मिलने की खबर फैलते ही वहां भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव का निरीक्षण किया तो पता चला कि सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। इसके अलावा शरीर पर भी कई जख्म थे। वहां मौजूद कई लोगों ने मृतक की पहचान जूता कारखाना मालिक नरेश कुमार, निवासी नगला कला स्थित पुष्पांजलि होम्स के रूप में की। पुलिस ने सूचना नरेश के घर भिजवाई तो रोते बिलखते उसके घर वाले प्लॉट पर पहुंच गए। मृतक के पिता सुरेश चंद्र ने उसकी शिनाख्त अपने 35 साल के बेटे नरेश कुमार के रूप में कर दी। मृतक के बच्चों को बुलाकर पुलिस ने कपड़े दिखाए तो उन्होंने बताया कि चादर और तकिए उन्हीं के घर के हैं। थाना प्रभारी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अपने अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर SSP मुनिराज, SP रोहन प्रमोद बोत्रे और CO राजीव कुमार भी वहां आ गए। उन्होंने गहनता से घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बीच फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने घटनास्थल से चादर व अन्य कपड़े बरामद किए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने मृतक के पिता व भाइयों से इस संबंध में पूछताछ की। पिता ने बताया कि नरेश की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। नरेश का गोबर चौक में पार्टनरशिप में जूता कारखाना है। उसका काम भी अच्छा चल रहा था। उसके परिवार में पत्नी परमिता, 12 साल का बेटा सौम्या, 8 साल की बेटी लाडो और 6 साल का बेटा नन्हे है। नरेंद्र परिवार के साथ किराए पर रहता है। पिता सुरेश चंद्र गोबर चौक में पुराने घर में रहते हैं। इस संबंध में पिता सुरेश चंद्र ने अज्ञात के खिलाफ बेटे की हत्या की रिपोर्ट थाना ताजगंज में धारा 302 और 201 के अंतर्गत दर्ज करवाई। SSP मुनिराज जी ने घटना के खुलासे के लिए SP रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में एक टीम बना दी।
एनआरआई सिटी के खाली प्लॉट में जहां बोरी में नरेश का शव मिला था, वो स्थान मृतक के मकान के ठीक पीछे ही है। इस पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई। मृतक के पुष्पांजलि होम्स स्थित घर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान घर की छत पर खून मिला, वहां से भी साक्ष्य जुटाए गए। पति की हत्या पर पत्नी परमिता का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे शांत कराया। पुलिस नरेश की हत्या में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ होने की आशंका जता रही थी। पुलिस ने परमिता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। परमिता ने पुलिस को बताया 7 जून की रात लगभग 10 बजे उसने पति नरेश को फोन कर घर आने को कहा था। उसने बताया कि वो रोज ही उन्हें फोन करती थी क्योंकि वो देर से घर आते थे। वो कारखाने से रात 10:30 बजे घर आए थे। वो हमेशा की तरह खाना खाकर घर के बाहर टहलने चले गए थे। वो शराब पीते थे। देर लगने पर सोचा सड़क तक टहलने निकल गए होंगे। घर में 3 बच्चे थे और वो स्वयं भी थी। हम लोग कमरे में एसी चलाकर टीवी देखते रहे। जब वो देर रात तक नहीं लौटे तो वॉचमैन वो बड़े बेटे सौम्या को साथ लेकर उन्हें इधर उधर तलाश किया। उनके ना मिलने पर बाद में गोबर चौक स्थित सतुराल व सदर भट्टी स्थित मायके वालों को फोन करके बुलाया। जांच के दौरान परमिता ने थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी को बताया, सर उन पर बहुत केस चल रहे हैं और उनके बहुत दुश्मन है। खून घर की छत पर मिलने की बात पर उसने कहा, सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि कमरे में एसी चल रहा था और दरवाजा बंद था। पुलिस को परमिता की बातें गले नहीं उतर रही थी। शव भी घर के पीछे दीवार के सहारे पड़ा मिला था। ऐसे में मृतक के घर वालों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। घटना के जल्द खुलासे के लिए नरेश की कॉल डिटेल्स भी निकालने की बात पुलिस ने कही। घर में सोमवार को कौन कौन आया, इस बारे में पत्नी और बच्चों से भी जानकारी ली गई। घर की छत पर खून मिलने और शव वाली बोरी घर के ठीक पीछे मिलने से साफ हो गया था कि नरेश की हत्या करने के बाद उसके शव को बोरी में भरकर छत से ही पीछे प्लॉट में फेंका गया था। पुलिस को घटना के बाद से परमिता पर ही शक था। पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के पिता को सौंप दिया गया। शाम को ही नरेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस सब से बेफिक्र पत्नी परमिता को अंतिम संस्कार के बाद पुलिस ने आखिर मंगलवार की शाम को हिरासत में ले ही लिया। थाने लाकर उससे पूछताछ शुरू की गई। वो रटी रटाई कहानी दोहराने लगी। पुलिस ने जब परमिता को बताया, हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो रात में तुम्हारे घर पर आया था, वो कौन था? फिर छत पर खून कैसे आया और किसका है? चादर तकिया तो तुम्हारे घर के ही है जिन्हें तुम्हारे बच्चों ने पहचान लिया है। ये सुनते ही परमिता के होश उड़ गए। आवाज कपकपाने लगी। पुलिस के आगे हथियार डालते हुए उसने पति की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसने अपने पति की हत्या की थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे उसने जो कहानी बताई वो चौंकाने वाली थी। सुरेश चंद्र के 6 बेटे बेटियों में नरेश दूसरे नंबर का था। नरेश से छोटे संजय व सोनू है। उत्तर प्रदेश की प्रेम नगरी के नाम से मशहूर शहर आगरा के गोबर चौक में नरेश के पिता व 2 भाई व एक अविवाहित बहन रहते हैं। 2008 में नरेश की शादी आगरा के मंटोला थाना के सदर भट्टी की रहने वाली प्रतिमा के साथ हुई थी। शादी से पहले नरेश भी गोबर चौक में रहता था। शादी के 6 महीने बाद ही परमिता अपने पति के साथ अलग रहने लगी। घटना के समय नरेश का परिवार पुष्पांजलि होम्स में किराए पर रह रहा था। 2 साल पहले नरेश कुमार का विवाद मोहल्ले के ही एक व्यक्ति से हो गया था। उस दौरान थाना सिकोहाबाद के नगला केवल निवासी रविकांत राजपूत, जो आरएसएस का महानगर प्रचारक था, के एक परिचित ने इस मामले में नरेश की मदद कराई थी। इसके चलते रविकांत की नरेश से जान पहचान हो गई। घर आने जाने के दौरान नरेश की पत्नी परमिता और रविकांत का मिलना जुलना शुरू हो गया। दोनों के बीच बातचीत भी होने लगी। हम उम्र होने से दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। 30 साल का रविकांत अविवाहित था। घनिष्ठता बढ़ने पर दोनों के बीच दोस्ती हो गई और प्रेम संबंध हो गए। धीरे धीरे परमिता भी रविकांत के घर नगला केवल जाने लगी। रविकांत ने अपने घर पर परमिता को मुंह बोली बहन बताया था। इसके चलते घर वाले भी परमिता के आने जाने पर गौर नहीं करते थे। दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, इसका पता रविकांत के घर वालों को नहीं चला। इस बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए।
नरेश को घटना से कुछ दिन पहले जब दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई तो वो विरोध करने लगा। इसी बात को लेकर नरेश और परमिता के बीच झगड़ा होने लगा। वो बच्चों के सामने परमिता की बेइज्जती करने लगा। इस पर परमिता ने ठान लिया कि वो प्रेमी रविकांत के साथ ही रहेगी। दोनों के प्यार के बीच पति रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने का ताना बाना परमिता ने बुना। उसने प्रेमी रविकांत के साथ पति के कत्ल की खूनी साजिश रची। 7 जून को रविकांत अपने गांव में था। योजना के अनुसार वो बाइक से आगरा के लिए शाम को अपने छोटे भाई शशिकांत के साथ निकला। अपने घर वालों को बताया कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, रात में वापस आ जाएंगे। दोनों भाई योजना के अनुसार आगरा पहुंचे। नरेश के मकान के पास ही एक मकान अधबना खाली पड़ा था। दोनों भाइयों ने अपनी बाइक उसमें खड़ी कर दी। इसके बाद दोनों भाई उस मकान से नरेश की मकान की छत पर आ गए। रविकांत ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। उस समय रात के 10:30 बजे का समय था। नरेश खाना खाकर दूसरे कमरे में सोने चला गया। इस बीच परमिता ने तीनों बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दी और मोबाइल दिया। कमरे का टीवी चला दिया तो बच्चे खुश हो गए और फिर उसने कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी। पति ने शराब पी रखी थी, वो गहरी नींद में सो चुका था। जब परमिता ने अच्छी तरह परख लिया कि पति गहरी नींद में है, तब उसने शशिकांत के मोबाइल पर ओके का मैसेज भेजा। दोनों भाई मकान में नीचे आ गए। सो रहे नरेश के सिर पर ईंटों से तीनों ने ताबड़तोड़ प्रहार किए। बिस्तर पर खून बिखर गया। सिर से बह रहे खून को देखकर परमिता ने सिर पर पॉलीथीन की थैली लगा दी, जिससे खून न गिरे। सिर पर किए गए प्रहार से नरेश ने पल भर में दम तोड़ दिया था। इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को बोरे में बंद किया। कमरे के फर्श पर बिखरे खून को चादर से परमिता ने पोंछने के बाद धो दिया। शशिकांत की पैंट पर हत्या के दौरान मृतक का खून लग गया था। उसने अपनी पैंट उतारने के बाद कमरे में टंगी नरेश की पैंट पहन ली। इसके बाद बोरे को उठाकर छत पर ले आए और पीछे प्लॉट में फेंक दिया। खून से सने सभी कपड़े दूसरी बोरी में भरकर शव से लगभग 200 मीटर दूर उसी प्लॉट में फेंक दिए। हत्या करने के बाद रविकांत और शशिकांत रात को 12:30 बजे ही चले गए। अंधेरा होने की वजह से छत पर पड़ा खून दिखाई नहीं दिया। पति की हत्या से परमिता घबरा गई थी, जिसके कारण वो छत पर पड़े खून को साफ नहीं कर सकी थी। परमिता के मोबाइल में चैटिंग थी। हत्या के बाद उसने सारी चैट डिलीट कर दी, जिससे पुलिस मोबाइल देखे तो पता नहीं चल सके। रविकांत ने भी ऐसा ही किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त सबूत के लिए चैट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर कराने के लिए भेज दिया है। परमिता से पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर दबिश डाली। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी उमेश चंद्र ने आरोपी प्रेमी रविकांत को आगरा में टीडीआई मॉल के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आला कतल खून से सनी ईंटें भी बरामद कर ली थी। 9 जून को एसएसपी मुनिराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए सनसनीखेज घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 9 जून 2021 को दोनों को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड में शामिल तीसरे हत्या आरोपी शशिकांत को भी 10 जून की रात को गिरफ्तार कर दूसरे दिन जेल भेज दिया। परमिता ने 12 साल पहले जिस नरेश कुमार के साथ 7 फेरे लिए थे, उसे ही अपने प्रेमी व उसके भाई के साथ मिलकर खूनी साजिश के तहत मौत की नींद सुला दिया। एक सीधा साधा पति अपनी बेवफा पत्नी के अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया था। परमिता ने अपना बसा बसाया घर भी उजाड़ लिया। अब बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल सकेगा। फिलहाल तीनों बच्चों को दादा दादी अपने साथ ले गए थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।